एट प्रिंसिपल, और एट प्रिंसिपल है ड्वेल आस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्वेल आस्पेक्ट प्रिंसिपल, ड्वेल का मतलब दो, ड्वेल का मतलब दो। ये ड्वेल आस्पेक्ट प्रिंसिपल के अंदर ये बताया गया है कि अकाउंटिंग के अंदर हम अपने बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कि जब हम अपने बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हर ट्रांजैक्शन के अंदर कम से कम दो एस्पेक्ट होंगे, जिसमें से एक एस्पेक्ट डेबिट होगा और दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट। तो कम से कम कोई भी ट्रांजैक्शन हो अकाउंटिंग के अंदर, कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं है जिसमें दो एस्पेक्ट ना हो। मिनिमम दो एस्पेक्ट होंगे और मोर देन टू एस्पेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे एक डेबिट दो क्रेडिट पॉसिबल है, कंपाउंड एंट्री कहलाती है, लेकिन मिनिमम तो दो होंगे। ठीक, दो से ज्यादा हो सकते हैं बट मिनिमम कितने एस्पेक्ट होंगे? दो, जिसमें से कि एक डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा, और जो अमाउंट डेबिट की होगी वही सेम अमाउंट क्रेडिट की होगी। जैसे डेबिट 10,000 तो क्रेडिट भी 10,000 होगा। तो बेटा जितने भी डेबिट होती है असेट्स हमारे बिजनेस के अंदर, जो भी एसेट्स होती है सभी डेबिट होती है, और बिजनेस के अंदर जो भी हमारे लायबिलिटीज होती हैं इंक्लूडिंग कैपिटल, वो सभी क्रेडिट। तो जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर पढ़ चुके हैं वो अकाउंटिंग इक्वेशन इसी के ऊपर बेस्ड कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन करें और उसे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर एंटर करें तो अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल आती है। क्यों इक्वल आती है? क्योंकि जितना डेबिट में हमने लिखा है सेम अमाउंट हमने क्रेडिट किया हुआ है, तो डेबिट के थ्रू वो असेट्स में आ गया और क्रेडिट के थ्रू वो कैपिटल या लायबिलिटीज में पहुंच गया। इसी को हम कहते हैं ड्वेल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। तो कम से कम कितने होंगे बेटा? मिनिमम दो, और मोर देन टू। वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट फॉर द सेम अमाउंट। अब ध्यान से देख, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी ट्रांजेक्शन एंटर्ड, कि जो भी ट्रांजेक्शन हम करेंगे बिजनेस के अंदर, गुड्स बेचना, खरीदना, एक्सपेंसेस करना, इनकम रिसीव करना, एंटर्ड इनटू बाय एन एंटरप्राइज मतलब बिजनेस हैज टू एस्पेक्ट। जो भी ट्रांजैक्शन हम एंटर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, उसके कम से कम दो एस्पेक्ट होंगे। एक डेबिट, पहला एस्पेक्ट होगा डेबिट एंड क्रेडिट, दूसरा एस्पेक्ट होगा क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट, और दोनों का अमाउंट क्या होगा बेटा? इक्वल होगा। आ गया समझ में? अब मैं एक एग्जांपल बता। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ₹50,000। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया और कैपिटल उस बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस की 50,000। तो इसके भी दो एस्पेक्ट होंगे। बिजनेस के अंदर 50,000 आया, तो जो बिजनेस के अंदर कैश आया वो बिजनेस की एसेट हुई, और जब हम बिजनेस करते हैं तो ओनर अलग माना जाता है, बिजनेस अलग माना जाता है, और जो कैपिटल ओनर बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है लगाता है, ये अज्यूम किया जाता है अकाउंटिंग के अंदर कि ये अमाउंट बिजनेस ने उधार ली है, बोरो की है, किससे? ओनर से। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया तो 50,000 बिजनेस में आया, तो बिजनेस का कैश बड़ा इंक्रीज हुआ तो असेट बढ़ी, लेकिन जो 50,000 आया वो एक तरीके से बिजनेस ने उधार लिया है ओनर से, तो एक लायबिलिटी भी क्रिएट हो गई और उस लायबिलिटी का नाम है कैपिटल। तो अगर मैं इसको इक्वेशन में एंटर करूं तो बराबर आनी चाहिए। तो बेटा एग्जांपल हो गया, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ₹50,000। दो एस्पेक्ट होंगे, देखो देयर आर two aspects to the transaction, one on one hand। एक तरफ the business has an asset ₹50,000, बिजनेस के पास asset हो गई क्योंकि कैश आ गया बिजनेस के अंदर। on the other hand, दूसरी तरफ it has a liability towards Ram of 50,000,
एक लायबिलिटी भी बिजनेस के ऊपर आ गई कि भाई बिजनेस ने राम से 50,000 लिया है, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। तो इक्वेशन हमारी कहती है बेटा असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो यह असेट्स कितने की आ गई, कैश कितने का आ गया 50,000, कैपिटल कितनी आ गई बेटा 50,000, आउटसाइड कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई अदर देन ओनर नहीं, तो इक्वेशन क्या आएगी इक्वल आएगी। इसीलिए इक्वेशन इक्वल आती है क्योंकि डुअल एस्पेक्ट सिस्टम पे हमारी अकाउंटिंग चलती है, इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। नाइन्थ प्रिंसिपल है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अंदर बेटा ये कहा गया है कि रेवेन्यू हमें रिसीव हो ना हो, रेवेन्यू हमको रिसीव हो ना हो, लेकिन जिस समय पर कोई ट्रांजैक्शन हुआ, जिस समय कोई ट्रांजैक्शन हुआ उसका पैसा हमें मिल गया, ठीक है। अगर उसका पैसा हमें फ्यूचर में मिलेगा तो क्वेश्चन ये कहता है कि भाई ट्रांजैक्शन आज हुआ, जैसे एग्जांपल ऐसे समझना बेटा ध्यान से, जैसे हमने गुड्स सोल्ड किए, इफ गुड्स इज सोल्ड इन फेब 2018 फेब में गुड्स सोल्ड किए, अकाउंटिंग क्लोज होगी 31 मार्च को यहां पर, तो हमने बेच दिए। तो जिस समय हमने गुड्स बेच दिए फेब 2018 में, तो हम उस पैसे को लेने के लिए लीगल ऑथोराइज हो गए कि भाई हमें उस पर्सन से पैसा लेना है, उधार बेचा है। और कब ऑथोराइज हो गए, फेब में ही ऑथोराइज, भले मिलेगा नहीं। तो ये जो रेवेन्यू है कब का माना जाएगा, फेब का। आगे देखो, एंड रिसीव्स द अमाउंट इन 10th अप्रैल, बेचा फेब में, अकाउंटिंग क्लोज हो गई 31 मार्च को, पैसा कब मिल रहा है, अप्रैल 10, अब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गई। तो क्वेश्चन ये कहता है कि भाई क्या इसको 10 अप्रैल का रेवेन्यू माना जाए या फेब का रेवेन्यू माना जाए। तो ये प्रिंसिपल कहता है, अकाउंटिंग कहती है कि जिस समय ट्रांजैक्शन हुआ उसी समय ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया, तो वो ट्रांजैक्शन उसी टाइम का माना जाएगा, उसी ईयर में वो इंक्लूड किया जाएगा, भले उसका रेवेन्यू सेल का पैसा हमें फ्यूचर में 1 साल 2 साल 3 साल बाद मिले, लेकिन वो कंसीडर तभी हो गया जब ट्रांजैक्शन हुआ, तो उसी समय एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया। तो ये ट्रांजैक्शन बेटा फेब 2018 का माना जाएगा, 10 अप्रैल 2018 का नहीं मानेगा। अब मैं पढ़ता हूं ध्यान से कि रेवेन्यू इज कंसीडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन ए ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड, कि जिस समय ट्रांजैक्शन हुआ तो फेब में ही हमने एंटर कर दिया अकाउंट्स में, इनटू एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट, और हमारा ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया कि हमें अमाउंट लेना उस पर्सन से, इज एस्टेब्लिश्ड मतलब क्रिएट हो गया। तो ये रेवेन्यू कब का माना जाएगा बेटा, जिस समय ट्रांजैक्शन हुआ है। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो कैश उस समय रिसीव हुआ या नहीं। आ गया बेटा समझ में। तो देखो फेब का ट्रांजैक्शन माना है, उसका अमाउंट मिल रहा है 10 अप्रैल को, तो रेवेन्यू ऑफ दिस सेल इज रिकॉग्नाइज्ड इन फेब 2018। आ गया बेटा समझ में।